हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। आईएएस के अंडर नियमों के खिलाफ राज्य सरकारें, सीएम हेमंत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सीएम सोरेन ने प्रस्तावित संशोधन की मंशा और उद्देश्य पर उठाए सवाल। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में आए 14 से ज्यादा नए मामले, 17 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। शुरू हुई फुल ड्रेस रिहर्सल परेड, 26 जनवरी को भी रहेगी यही अरेंजमेंट। विजय चौक से 3.3 किलोमीटर की दूरी तय पर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी परेड। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र के मौके पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है और पीएम मोदी ने लिखा है कि सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर हर भारतीय को गर्व है और एक बार फिर सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने लिखा है, नेताजी के आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करेंगे। और राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत का कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ और स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी उग्र प्रतिबद्धता दिखाने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद के गठन जैसे साहसी कदम उठाए हैं। ये उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं और उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। अखिल भारतीय कैडर सेवा नियमों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर राज्य सरकारें केंद्र के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करने लगी हैं और आपको बता दें कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसका प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर दी है और सीएम सोरेन ने प्रस्तावित संशोधन की मंशा और उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संशोधन से राज्य कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारी की केंद्र में प्रतिनियुक्ति कर बुलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। राज्य को केवल 3 कैडर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की सेवाएं मिलती हैं, जबकि केंद्र में अधिकारियों का एक बड़ा पूल है। और उन्होंने कहा है कि झारखंड जैसा राज्य पहले से ही अधिकारियों की भारी कमी से जूझ रहा है और राज्य में 215 आईएएस अफसरों के स्वीकृत पदों में से सिर्फ 65% यानी 140 अधिकारी ही अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। बाकी या तो प्रतिनियुक्ति पर है या फिर अलग अलग कार्य पर राज्य के बाहर हैं। सोरेन ने कहा है कि यह समझना मुश्किल है कि इस तरह के संशोधन क्यों शुरू किए जा रहे हैं और इससे नौकरशाही को अपूरणीय क्षति होगी और यह संशोधन राज्य केंद्र संबंधों के बीच टकराव बढ़ाएगा, जबकि पहले से ही बहुमत अधिक तनावपूर्ण रिश्ते हैं और यह सहकारी संघवाद के उद्देश्य को विफल कर देगा। गणतंत्र दिवस 2022 की फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी यानी आज होगी। रिहर्सल सुबह 10:20 बजे शुरू होगी। परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी और परेड विजय चौक से 3.3 किलोमीटर की दूरी तय कर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। 26 जनवरी को भी करीब करीब यही अरेंजमेंट रहेगा और दिल्ली पुलिस ने लोगों से आगाह किया है कि अगर वह संदिग्ध चीज़ देखें तो इसकी सूचना जल्द से जल्द पुलिस को दें। और मिली जानकारी के मुताबिक परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ पर अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, प्रिंसेस पैलेस और गोल चक्कर, तिलक मार्ग, स्टेडियम रोड से लेफ्ट टर्न से हेक्सागन राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेकर नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर खत्म होगी। और 23 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए कल रात से ही विजय चौक, रफी मार्ग, जनपद जैसे कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
गणतंत्र दिवस पर प्रदेश में कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों में संख्या प्रमुख ध्वजारोपण करेंगे, पर पहली से हाई स्कूल तक के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण बढ़ने से यह निर्णय लिया गया है और वहीं राज्य और जिला स्तर पर परेड में एनसीसी, स्काउट गाइड और शौर्य दल के सदस्य शामिल नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश जारी कर दिए हैं और इस मौके पर प्रदेश से सभी सरकारी भवनों पर ध्वज फहराया जाएगा और सभी कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य रूप में रखी जाएगी। शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाएगा और राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी में लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित होगा। मुख्य अतिथि परेड की सलामी देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। परेड में पुलिस, होमगार्ड, सीनियर एनसीसी छात्रों की टुकड़ियां सहित घुड़सवार शामिल होंगे। झांकियां भी निकाली जाएंगी। वहीं जिला स्तर पर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे और परेड एवं झांकियां निकाली जाएंगी। बेंगलुरु से प्रयागराज जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान शनिवार को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुई। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में मौसम खराब होने के कारण उड़ान को भोपाल डाइवर्ट करना पड़ा है और एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उड़ान राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुई। लैंडिंग के बाद यात्रियों को विमान के अंदर ही रहने को कहा गया और यात्रियों को बताया गया कि प्रयागराज के कम दस्ता के कारण उड़ान लैंड नहीं हो पा रही है और इसलिए उड़ान को भोपाल में डाइवर्ट किया गया है। उड़ान दोपहर करीब 1 बजे यहां से प्रयागराज के लिए रवाना हुई और भोपाल का मौसम खराब होने के कारण इस माह इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें देर से भोपाल पहुंची हैं और हालांकि पिछले 2 दिन से मौसम में सुधार हो गया है और सुबह के समय कोहरा और कम दस्ता की समस्या लगभग खत्म हो गई है। इस कारण अब उड़ानें समय पर आने लगी हैं। उड़ानें विलंब होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कुछ दिन पहले इंडिगो के साथ साथ एयर इंडिया ने यात्रियों से आग्रह किया था कि मौसम खराब होने के कारण वे पूछताछ करने के बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंचें और ताकि उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और लेट होने पर यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी जाती है। भेड़ाघाट में पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधा के साथ कैफेटेरिया की शुरुआत हो गई है और पंचवटी घाट पर पर्यटकों को यहां पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा दी गई है। वहीं पर्यटक यहां लजीज व्यंजन का भी आनंद उठा सकते हैं और सबसे खास ऊंचाई से संगमरमरीय वादियों का आकर्षक नज़ारा पर्यटन का मज़ा दोगुना कर रहा है। और मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्रीय अधिकारी KL पटेल ने बताया है कि पर्यटकों के लिए लंबे समय से कैफेटेरिया का निर्माण किया जा रहा था। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से यह सुविधा तैयार की गई है और जिसमें इको टूरिज्म के तहत केंद्र सरकार से राशि मिली थी। इसमें पंचवटी घाट का जीर्णोद्धार और लिफ्ट का निर्माण किया गया है। अभी पंचवटी तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को आधा सेकंड से ज़्यादा खड़ी सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ती हैं और बुजुर्ग और दिव्यांग पर्यटक तो इसी वजह से पंचवटी घाट नहीं पहुंच पाते थे। उन्हें नौका विहार का आनंद भी नहीं मिल पाता था, लेकिन अब लिफ्ट से उन्हें परेशानियां नहीं होंगी और पंचवटी घाट पर अपर रेस्ट हाउस को कैफेटेरिया में तब्दील किया गया है। आकर्षक साज सज्जा के साथ बाहर खुले में बैठक व्यवस्था भी पर्यटकों के लिए की गई है और ताकि लोग बाहर से नर्मदा नदी के आकर्षक नज़ारे देख पाएं। और क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया है कि कैफेटेरिया का संचालन पर्यटन विभाग की ओर से ही किया जा रहा है। राजस्थान के नागौर में आरपीएफ हेड कांस्टेबल को 2 बुजुर्गों का रेलवे स्टेशन पर सोना इतना नागवार गुजरा कि उसने दोनों को लात घूंसे मारे और गालियां दी। वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। यहां पर इस वीडियो नागौर के मकराना रेलवे स्टेशन का है, जहां आरपीएफ हेड कांस्टेबल राम प्रताप स्टेशन पर सो रहे 2 बुजुर्गों पर बेरहमी से लात घूंसे बरसा रहा है और गालियां दे रहा है। वहां इस घटना के बाद जिन बुजुर्गों की पिटाई की
उनमें से एक का शव रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में मिला है और मौत के बाद मामले के तूल पकड़ लिया है। बता दें यह वीडियो करीब 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर अब काफ़ी वायरल भी हो रहा है। आईपीएल 2022 के आयोजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल टूर्नामेंट का आयोजन भारत में ही किया जाएगा और आगामी सीजन के सभी मुकाबले मुंबई में ही खेले जाएंगे। आपको बता दें कि शनिवार को बीसीसीआई और सभी टीम फ्रेंचाइजी मालिकों के बीच हुई मीटिंग में बोर्ड ने अपनी पसंद के बारे में बताया है। पूरे टूर्नामेंट का आयोजन मुंबई के 3 स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई और डीवाई पाटिल स्टेडियम में किया जाएगा और बोर्ड के सूत्रों के अनुसार ही इसके बाद ही अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ मुकाबलों का आयोजन पुणे में भी किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला का मार्च में एक नहीं बल्कि 3 टी20 मैचों की मेज़बानी मिल सकती है। ऐसा अवसर कोरोना महामारी के कारण मिल सकता है। आपको बता दें कि पहला मैच 13 मार्च को होना है और बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र वनडे और टी20 सीरीज के 3-3 मैच एक ही स्थान पर करवाने की योजना बनाई जा रही है ताकि खिलाड़ी और स्टाफ पर कोरोना संक्रमण का खतरा ना बने। धर्मशाला स्टेडियम में वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रद्द हो चुके हैं और वर्ष 2016 में धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला टी20 वर्ल्ड कप का मैच राजनीतिक कारणों से रद्द हुआ था। इसके बाद सितंबर 2019 और 12 मार्च 2020 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। अब यही मैच धर्मशाला में हो सकते हैं। राजस्थान के जयपुर में 9 फरवरी को होने वाला भारत वेस्ट इंडीज का वनडे मैच कैंसिल हो गया है और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को 8 साल बाद वनडे इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी मिली है। यह मैच अब अहमदाबाद में खेला जाएगा और बीसीसीआई की टूर एंड फिक्सर कमेटी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद यह फैसला लिया है और दरअसल देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद बीसीसीआई ने भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के मुकाबले सिर्फ 2 शहरों में कराने का फैसला लिया है और ऐसे में अब वेस्ट इंडीज और भारतीय टीम के 3 वनडे और टी20 मैच अहमदाबाद और कोलकाता में ही कराने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि इससे पहले ये मुकाबले देश के 6 अलग अलग शहरों में जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, कटक, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में होने थे। कोरोना की वजह से अमेरिकी शेयर मार्केट में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है और नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स और S&P 500 दोनों अमेरिकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं और यह मार्च 2020 के बाद सबसे खराब सप्ताह था और शुक्रवार को नैस्डैक में 2.7% टूटा आई है। वहीं S&P 500 में 1.89% की गिरावट दर्ज की गई है। इस हफ्ते में नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 7.55% और S&P 500 में 5.7% गिरावट आई है और साल की शुरुआती वक्त में निवेशक जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इस साल कई बार ब्याज दरों को बढ़ा सकता है। इस वजह से भी मार्केट पर असर पड़ा है और IIFL की सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट का असर भारत में भी देखने को मिलेगा। इसी के चलते आने वाले दिनों में NSE और BSE में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में जहरीली शराब मामले में SIT ने मुख्य सरगना कालू उर्फ नरेंद्र कुमार समेत बैजनाथ व पालमपुर से 3 आरोपियों को देर रात गिरफ्तार किया है। 7 लोगों की मौत के बाद कालू भूमिगत हो गया था और वह सुंदरनगर उपमंडल की भनबाड़ पंचायत के झज्जवार गांव का रहने वाला है और शराब के अवैध कारोबार से कालू ने अंकुश संपत्ति बनाई है। आपको बता दें कि
उसके पास 5 बसें हैं, 2 ट्रक बाद 2 जेसीबी हैं और कई जगह उसने मकान बना रखे हैं। प्रारंभिक जांच में उसकी संपत्ति आय से अधिक पाई गई है और पुलिस ने 2 दिन पहले उसकी एक बस अपने कब्जे में ले ली थी। कालू 12 साल से शराब का अवैध कारोबार कर रहा है और आपको बता दें कि पूरे गिरोह का मुख्य सरगना कालू है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों को शराब के खेप उपलब्ध करवाता था और कालू के हत्थे चढ़ने से अब जहरीली शराब मामले की परतें खुलने की उम्मीद है। एसआईटी तीनों से पूछताछ के आधार पर देर शाम तक इस कारोबार में संलिप्त अन्य को दबोच सकती है और आरोपी नकली शराब कहां तैयार करवाते हैं और कहां से खेप आती थी, इस बात से पर्दा उठाने की उम्मीद बंद गई है और एसआईटी तीनों को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए दोपहर बाद कोर्ट से पेश करेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल में जहरीली व मिलावटी शराब पीने से 7 लोगों की मौत के बाद भी लोग उसी शराब को गटक रहे हैं। सुंदरनगर शहर में ही लोनिब की बरसा शालिका में फिर कुछ लोगों ने पुलिस की नाक के नीचे शराब की महफिल सजा दी। लोगों से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वे मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और 4 बोतल नकली शराब बरामद की है। बता दें कि मौतों के बाद पुलिस ने शराब ठेकों में बेचने और पीने तक पर रोक लगा दिया है और अब सवाल उठ रहा है कि सख्ती का दावा करने वाली पुलिस ने नाक तले नकली शराब कहां से आई। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। शनिवार को 3,31,372 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2.58 लाख लोग ठीक हुए हैं जबकि 520 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 6,000 की कमी आई है और शुक्रवार को 3.37 लाख संक्रमित मिले थे और 488 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इससे एक दिन पहले गुरुवार को 3.47 लाख लोग संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में 21.44 लाख एक्टिव केस हैं और शुक्रवार को एक्टिव केस की संख्या 21.13 लाख थी। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केस का आंकड़ा पहली बार 21 लाख के पार पहुंचा है और कुल एक्टिव केस ने 31 दिसंबर को 1 लाख का आंकड़ा छुआ था। इस लिहाज से महज 22 दिन में कुल एक्टिव केस 21 गुना हो गए हैं। इसी बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 45 मौतें दर्ज की गई हैं। यह आंकड़ा एक दिन में तीसरी लहर से सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है और इससे पहले 5 जून को एक दिन में 60 लोगों की जान गई थी। वहीं दिल्ली में कोरोना के 11,486 नए केस मिले हैं जो कि एक दिन में पहले मिले केस के मुकाबले 7% ज़्यादा हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ ने राजधानी में बारिश का नया रिकॉर्ड बना दिया है। शनिवार तक हुई बारिश को मिलाकर इस साल जनवरी में 59.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और जो बीते 32 सालों में तीसरे सबसे ज़्यादा बारिश है। इससे पहले 1995 में भी 59.8 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड है। हालांकि सबसे ज़्यादा 1989 में 79.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं सोमवार से मौसम खुलने की संभावना है और मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मध्यम स्तर तक की बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में तड़के शुरू हुआ बारिश का दौर देर शाम तक जारी रहा। वहीं दोपहर में रुक रुक कर बारिश होती रही और बादल छाए रहे। बीते 24 घंटों में सुबह 8:30 बजे तक 4.9 और शाम 5:30 बजे तक 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। न्यूजीलैंड में रविवार रात से मास्क को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जमावड़ों पर रोक लगा दी जाएगी। किसी कार्यक्रम में सिर्फ सीमित संख्या में लोग ही शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि दरअसल न्यूजीलैंड में एक शादी के बाद ओमिक्रॉन के 9 केस सामने आए थे और इसके बाद से यहाँ
कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें, यहाँ पर एक परिवार ऑकलैंड से शादी समारोह में शामिल होकर प्लेन से साउथ आइसलैंड लौटा था। इसके बाद परिवार के सदस्य और फ्लाइट अटेंडेंट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि वहीं न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा ने रविवार को कहा है कि उन्होंने देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अपनी शादी कैंसिल कर दी है। राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 14,829 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 14,829 नए संक्रमित मिले हैं और नए मामलों में राजधानी जयपुर में 3,988, जोधपुर में 1,144, अलवर में 1,222, उदयपुर में 767, अजमेर में 655, भरतपुर में 615, पाली में 585, कोटा में 527 संक्रमित शामिल हैं। जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में 10,366 लोगों ने संक्रमण को मात दी थी और विभाग के मुताबिक इस संक्रमण से 17 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से जोधपुर में 5 मरीजों की, जयपुर में 3 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में इस घातक संक्रमण से अब तक कुल मिलाकर 9,076 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।